रिद्धि और विशाल एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों घरों में बस कुछ 2-3 गली का अंतर था। छोटे स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई दोनों ने साथ की थी। दोनों साथ खेले बड़े हुए थे, पर अब दोनों बड़े हो चुके हैं। पढ़ाई समाप्त हो चुकी है। विशाल अब सरकारी ऑफिसर बन चुका है। दोनों जब तब एक दूसरे के घर में घुसे रहते थे और घंटों बातें करते। माँ को उनकी इन हरकतों से अब चिढ़ाने लगी थी। माँ ने सोचा, जब इनकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी या नौकरी लग जाएगी तब दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा रोक टोक नहीं की। उनके बात करने पर कल दोनों की शादी हो जाएगी तो क्या ही ज़्यादा बोलना। लेकिन यहाँ तो दोनों की नज़दीकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। विशाल की छुट्टी के दिन रिद्धि घर आ धमकी, नमस्ते आंटी जी। मैंने अभिवादन का जवाब दिया और पैर पटकते हुई रसोई में चली गई। बेशर्म कहीं की, माँ के सामने ही उसके बेटे से प्रेम की पींगे बढ़ा रही है। कोई लिहाज संकोच है ही नहीं। उसके जाने के बाद माँ ने विशाल को पकड़ा और गुस्से से पूछा, बचपन में साथ खेलते थे, मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े हुए तो एक ही कॉलेज में थे, सो मैं चुप रही। लेकिन अब क्या बातें होती हैं? माँ, हमने बचपन से लेकर अब तक एक लंबा समय साथ में बिताया है। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की आदत हो गई है। तुम व्यर्थ ही चिंता करती रहती हो। हमारे बीच ऐसा कुछ भी तो नहीं है। हम सिर्फ बात ही तो करते हैं। बात पढ़ते समय नहीं लगता मेरे माथे पर बल पड़ गए। अपने योग्य सुंदर बेटे से साधारण सी रिद्धि से नज़दीकियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रिद्धि में पढ़ाई लिखाई के बावजूद आत्मनिर्भर बनने का भी कोई जज्बा नहीं दिख रहा था। विशाल के कुछ भी तो नहीं है कहने पर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। रिद्धि के यहाँ आने से उसे देखते ही मैं शंकाग्रस्त हो जाती। बचपन में दिन रात साथ खेलते बच्चों को युवावस्था में अलग कर देना मुश्किल होता है। विशाल हमारा इकलौता बेटा था और बहुत लाड़ प्यार से पला था। उसकी शादी को लेकर हम सब ने बड़े सपने संजोए थे। विशाल की बहनें शादी की बात छिड़ने पर कहती, हम भाभी ऐसी लाएंगे वैसी लाएंगे, बारात वाले दिन मुझे भारी सा लहंगा पहनना है। मैं कहती, मैं अपनी गुड़िया सी बहू को बहुत प्यार से रखूंगी। हम सास बहू खूब बातें करेंगे। किंतु हमारे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। जल्दी ही विशाल ने रिद्धि से विवाह की घोषणा करके हम सबको गहरा आघात दिया। हजारों कमाने वाले विशाल की दोनों विवाहिता बहनों ने इसका पुरजोर विरोध किया। मैंने तो घर छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली। विशाल प्रभावहीन रहा। बोला, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? मैं ही अलग हो जाऊंगा। बस रिद्धि से शादी करवा दीजिए। सारे निर्णय तो खुद ले चुका है, शादी भी कर ले। ठीक है, कोर्ट मैरिज कर लेता हूँ। मुझे तो आपके विरोध का कारण समझ नहीं आ रहा है। हमारी जाति की है, पढ़ी लिखी, अच्छे परिवार की है और सबसे बड़ी बात, मुझे पसंद है। अकेले तेरी पसंद, हमारी पसंद मायने नहीं रखती क्या? मैंने जैसी बहू की कल्पना की थी वो वैसी नहीं है। सिर चढ़ी नखरैल, पता नहीं क्या देखा तूने उसमें। कभी घर में कुछ करते देखा है तूने? बस इस घर से उस घर बैठती फिरती है। शादी मुझे करनी है, मुझे पसंद है वह। भैया, आपको मम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तुम चुप रहो। अभी तुम तो ससुराल चली जाओगी। यहाँ क्या होगा वो तो मुझे देखना है। आप लोगों की शादी में मैंने कोई विरोध किया था? बल्कि धनराशि लगाकर शादी में पूरा सहयोग किया था। दोनों बहनें चुप हो गईं। मैं कुछ बोलती उससे पहले विशाल के पापा बोले, विशाल की शादी रिद्धि के साथ ही होगी। जवान लड़का घर से चला जाए, यही चाहते हो क्या तुम लोग? यह सब मैं नहीं होने दूंगा। अब कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। शादी की तैयारी करो। उसके बाद सबने चुप्पी साध ली।
शादी बारात तक मैं बिल्कुल शांत रही। मुंह दिखाई में 12 तोले का हार का सेट दिया, जिसमें झुमकी, कंगन और अंगूठी थे। लेकिन यह देखकर मेरा मुंह उतर गया। रिद्धि के माता पिता ने दान दहेज काफ़ी कम दिया था। हालांकि बारातियों का स्वागत भी ठीक ठाक था। रिया की व्यक्तिगत सभी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की थीं, पर हर पारंपरिक सास जैसे घर के अन्य सदस्यों व वर के लिए कीमती गिफ्ट व नकद की अपेक्षा करती है। मैं भी कुछ उसी तरह की अपेक्षाएं पाले बैठी थी, पर विशाल के पिता का सख्त निर्देश था कि मुंह खोलकर कोई मांग नहीं की जाएगी। बहरहाल रिद्धि बहू बनकर हमारे घर आ गई। जब तक घर रिश्तेदारों से भरा था, मैंने उसे आराम करने दिया। वह आराम से 8 बजे सोकर उठती, चाय पीती, फिर नहा धोकर सज धज कर बैठ जाती। लोगों से हंस चहक कर बात करती, 11-12 बजे अपने कमरे में चली जाती और घंटों सोती रहती। केवल खाने व चाय के लिए बाहर निकलती। सुबह शाम उसके भतीजे भतीजी डिब्बा लिए हाजिर रहते। दादी ने दिया है, बुआ को बहुत पसंद है। जिस दिन विशाल रिद्धि शिमला जा रहे थे, रिद्धि ने आकर मुझसे कहा था, मम्मी आप खाना रहने दें, मेरी मम्मी ने रास्ते के लिए खाना बना दिया है। वे दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। रिश्तेदार भी जा चुके थे। बेटियों ने जाने से पहले मुझसे कहा, दोनों वहाँ से लौटकर आएं तो भाभी से खाना बनवाना शुरू कर दीजिए, वरना जिंदगी भर आप उसे बिठाकर खिलाती रहेंगी, क्योंकि उनके लक्षण दिख नहीं रहे घर संभालने के। हाँ, और क्या, उसे तो करना ही है। मैंने कह तो दिया, लेकिन मन ही मन असमंजस में थी, क्योंकि सब कुछ मेरी नज़रों में चुभ रहा था। कुछ दिनों बाद विशाल रिद्धि लौटकर आए। काफ़ी गिफ्ट्स, मेवे, मिठाइयाँ लेकर आए थे। रिद्धि शाम को ही मायके जाकर काफ़ी कुछ दे आई। अब तुम दोनों आराम करो। विशाल, कल तुम्हें ऑफिस जाना है, और रिद्धि कल का नाश्ता तुम्हें बनाना है, मैंने कहा। रिया ने सिर तो हिला दिया, लेकिन आशंकित थी। दूसरे दिन नहाने, ब्रश करने और बाहर निकलने में ही उसने अच्छा खासा समय लगा दिया। फिर जिस गति से वह पराठा सेकने लगी थी, लगा कि आज किसी को समय पर नाश्ता नहीं मिलेगा। विशाल ऑफिस भूखा ही चला जाएगा। हार कर मुझे ही सब्जी छौंकनी पड़ी। रसोई में काम करते हुए मैं उसे फुर्ती से काम करने की सलाह देती रही, जिसे वह अनमने भाव से सुनती रही। अगले दिन उसे नाश्ता बनाने के लिए सारी तैयारियां करके मैंने उसे आवाज़ दी, तो पाया कि वह घर में कहीं है ही नहीं। अचानक से मेन गेट की आवाज़ ने मुझे सतर्क किया। वह हाथ में एक डब्बा लिए अंदर आ रही थी। मम्मी जी, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे और भाजी भेजी है, सुबह का नाश्ता हो जाएगा। तुम दोनों का तो हो जाएगा, पर हमारा नहीं। कब तक कुछ सीखने की जगह डिब्बा मंगाती रहेगी। लेकिन रिद्धि ने मेरी एक ना सुनी। उसका मायके वालों से डिब्बा मंगाना चलता रहा। कभी कभी तो नाश्ते का डिब्बा लिए अपने कमरे में चली जाती और खा पीकर डिब्बा पुनः खाना देने के अनुरोध के साथ लौटा दिया जाता। उसका पेट भरा रहता तो खाना बनाने में उसकी दिलचस्पी कम रहती। मुझे गुस्सा आता, लेकिन कुछ कह ना पाती। विशाल की शह जो मिल रही थी उसे, लेकिन असली गलती रिद्धि की माँ कर रही थी। सो एक दिन बिना पूर्व सूचना के मैं उनके घर पहुंच गई। मेरी गंभीर मुख मुद्रा से वे तनिक विचलित दिखी। खूब आप भगत हुई। उसी दौरान मैंने कहा, आपने रिद्धि को कामकाज नहीं सिखाया, कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ खाने के डिब्बे देना, लड़की को केवल मैं और मेरे पति का पाठ पढ़ाना, क्या यह उचित है? रिद्धि की माँ बोली, कैसी बातें कर रही हैं बहन जी? अरे बच्ची है, जो कुछ उसे पसंद है घर में बनता है तो दे देती हूँ। धीरे धीरे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे उसमें अलगाव की प्रवृत्ति आ जाएगी। वह आप पर निर्भर हो जाएगी और कभी अपने घर के प्रति समर्पित ना होगी। आप बहुत आगे की सोच रही हैं। एक माँ की तरह सोचें। खाना खिलाने में तो आपको लगेगा कि कुछ गलत नहीं है,
रिया की माँ अपनी बात पर अड़ी रही। वहीं रिद्धि की भाभी खड़ी सब सुन रही थी, पर सास के आगे कुछ न बोली। मैंने गहरी सांस ली और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। मैं घर वापस आ गई। इधर घर के झंझट से बचने के लिए रिद्धि ने भी नौकरी पकड़ ली। फुल टाइम तो मिली नहीं, तो उसने हाफ टाइम ही कर ली। अब वह भी विशाल के साथ टिफिन लेकर निकल जाती। दोपहर में बना बनाया मेरे द्वारा परोसा खाना खाकर सो जाती। शाम की चाय मैं ही बनाती। चाय पीकर वह खाने के लिए पूछती तो जरूर, पर बस रोटियां बनाकर चलती बनती। कभी कभी सब्जी, चटनी या रायता आदि बनाती। इसके बाद सब मुझे यही समझाते, अरे जैसा बना है खा लो, सब पेट में ही तो जाएगा। तुम सोचती हो वह अभी से तुम्हारी तरह एक्सपर्ट हो जाएगी। पापा ठीक कहते हैं माँ, विशाल बोलता। रिया उनकी कृतज्ञ रहती और मुझसे कुपित। रात में कहती, मैं रोटियां बना दूंगी, सलाद काट दूंगी, बाकी मेरे हाथ की बनी सब्जी तो आपको पसंद नहीं आएगी। अब मैं घर में मुफ्त की नौकरानी थी। तीनों टाइम खाने की व्यवस्था, घर की सफाई, मेहमानों की खातिरदारी सब मेरे जिम्मे था। मैं चाहकर भी उससे कुछ न कह पाती। वह हमेशा मुझसे एक निश्चित दूरी बनाकर रखती। घर में बहू के आ जाने से मेरी अपेक्षा बनी रहती कि रिद्धि मेरी कुछ मदद करे। इसके लिए कभी सिर दर्द तो कभी कमर दर्द का बहाना बनाकर पड़ी रही कि रिद्धि कुछ तो करे। लेकिन इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। उसके घर से सुबह शाम टिफ़िन आने लगे। वह टिफ़िन लेकर ऑफिस जाती, वहाँ से लौटकर सीधे मायके जाती, खा पी कर लौटती, कभी कभी मायके में ही रुक जाती। अब रिद्धि विशाल के साथ अलग रहने की योजना बनाने लगी, कहीं और, शायद अपनी माँ की सलाह पर। रिद्धि की भाभी चुपचाप ननद की योजनाओं को सुनती रही। लगा जैसे किसी अलग ही सोच में गुम है। एक दिन रिद्धि ने सास से कहा, मम्मी जी, विशाल का ऑफिस यहाँ से दूर पड़ता है, कितना समय और पैसा खर्च हो जाता है आने जाने में, तो हम सोच रहे हैं ऑफिस के पास ही घर लेकर हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएं। मैं यह सब बातें सुनकर सन्न रह गई। विशाल से पूछा तो उसने इसे हल्के में लिया, अभी ठीक से कुछ सोचा नहीं है। विशाल से बात करके मन कुछ बेचैन हो चला था। मैं रिद्धि की मेरे प्रति बेरुखी से आहत थी। मैं भी आदर्श सास बनने में असमर्थ थी, सो उससे कुछ कहना भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन इधर कुछ दिनों से मुझे रिया खोई खोई सी लगती। उसका चहकना, उछलना कूदना, ऊधम मचाना सब बंद हो गया था। कुछ सोचती रहती। उसने मायके के चक्कर लगाना और टिफ़िन लाने का क्रम भी रोक दिया था। सुबह उठकर चाय खाना सबके लिए बनाती, अपना टिफ़िन लेकर मुंह लटकाए चली जाती। लौटने पर मायके ना जाकर सीधे घर आती। दोपहर खाना बनाने में मदद करती, परोसती बटोरती। शाम को जल्दी सोकर उठ जाती, घर व्यवस्थित करती। मैं चाय बनाती तो उदास चेहरा लिए बगल में खड़ी रहती। रात का खाना बनाने जाती तो तुरंत किचन में पहुंच जाती। आप आराम करें, मैं खाना बना लेती हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा। मैं उल्टे पांव लौट आती। वह मन लगाकर स्वादिष्ट सब्जी बनाने का प्रयास करती, पतली रोटियां सेकती, कोई मीठा ज़रूर बनाती। इस दौरान बराबर मेरा मुंह ताकती रहती कि मेरी प्रतिक्रिया क्या है। मैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन से आश्चर्यचकित थी। मैं कहती, रिद्धि आज की सब्जी अच्छी बनी है, तो वह खुश हो जाती। मेरी उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन मैंने रिद्धि के जाने के बाद विशाल से पूछा, मामला क्या है विशाल? जिस लड़की को मैं समझा समझा कर थक गई, उसमें अचानक इतना परिवर्तन कैसे आ गया? माँ, उसकी भाभी जो सब काम धाम करती थी, और भैया जो एकमात्र कमाने वाले मेंबर हैं, उन लोगों ने अलग रहने का निर्णय ले लिया है। रिद्धि कुछ समझाने की कोशिश करती है तो भाभी आग बबूला हो जाती है कि तुम अपने ससुराल में क्या कर रही हो, जो मैं यहाँ मरती रहूं। तुम्हें तो
तुम्हारी माँ रोज़ टिफ़िन भिजवा देती हैं, पर सोचा है उससे बनाता कौन है। मेरे पति अकेले कमाते हैं और पूरा घर खाता है। रिया की माँ दिन रात रोती रहती हैं। वह यह सब सोच सोच कर परेशान है कि उसके माँ बाप कैसे अकेले रहेंगे, घर का खर्च कैसे चलेगा। रात में ठीक से सोती भी नहीं। ओह, यह बात है। मेरे मन में भी बहुत सारी बातें उठी, लेकिन मैं चुप रही। रिया का घर के कामों में मन न लगना, अकेले रहने की बात करना, फिर अचानक एक सुखद परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन भी उसकी भाभी के अलगाववादी नीतियों के कारण हुआ, जो ठीक नहीं था। रिया ने जो कुछ यहाँ किया था, वही सब कुछ जब उसकी भाभी ने किया तो वह परेशान हो गई। मैंने चुप्पी साध ली थी। रिया स्वयं मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगी। ऑफिस और घर दोनों संभालने वाली बहू के प्रति मेरे मन में सहानुभूति उमड़ने लगी। मैं ये तो चाहती थी वो आत्मनिर्भर बने, पर काम चोरी और घर से भागने के लिए करे, ये मुझे सही नहीं लगता था। मैं उससे बोलने बतियाने लगी। वही सारी बातें जब उसने मुझे बताई तो मैंने उसे समझाया कि यह सब कुछ दिनों की मुश्किलें हैं, कटुता कम होने पर सब ठीक हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, भाभी मेरे बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाने की बातें कहने लगी हैं। भैया की सैलरी से ही घर चलता है। भाभी मुझे अपने बच्चों जैसा मानती थी, इसीलिए मैं भी मायके से जुड़ी थी। अब न जाने उन्हें क्या हो गया है। मुझे भी आप सबसे ना निभा पाने का ताना देती रहती हैं। मम्मी जी, मैंने भी इस घर में और आपके सबके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं किया। यह नहीं सोच पाई कि मैं जो कुछ अपनी भाभी से अपेक्षा कर रही हूँ, वैसी ही आशा आप सब भी मुझसे करते होंगे। लेकिन अब मैं सब कुछ समझने लगी हूँ। मैंने उसे सांत्वना दी तो वह मुझसे लिपट कर रोने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी ही बेटी मुझसे लिपट कर रो रही है। अब मेरा परिवार सुख और शांति से रह रहा है। बहू अपनी जिम्मेदारियां बखूबी समझ चुकी है। 2 महीने बाद सुना कि रिद्धि के मायके में भी सब कुछ ठीक हो गया है। रिया की भाभी ने अलग होने की जिद छोड़ दी है और सास के साथ प्रेम पूर्वक रहने लगी है। उसका बार बार रूप बदलना मुझे आश्चर्यजनक लगा। लेकिन एक दिन बाजार में रिद्धि की भाभी टकरा गई। उसने पूछा, आंटी जी, घर में सब ठीक है ना? हाँ, अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुम्हारे परिवार में सब कुशल मंगल है ना? यहाँ तो हमेशा ही कुशल मंगल था, लेकिन मैंने तो सुना था कि। और आधी बात बोलकर रुक गई। वह हंसते हुए बोली, हमारे परिवार में कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह तो मैंने गृह कलह का नाटक किया था ताकि रिया को अपने दायित्वों का एहसास हो। वह घर में सबसे छोटी है, सबकी लाडली, इसीलिए दायित्व भाव नहीं है। लेकिन शादी के बाद यह भाव हर स्त्री में होना ज़रूरी है, वरना वह उस परिवार से जुड़ नहीं पाएगी। मैंने मेरे बच्चे की तरह रिद्धि को रखा है। उसकी गलत राह इसके पतन का कारण ना बन जाए। मुझे डर था मम्मी जी भी ममता में अंधी हो उसे सही गलत शिक्षा दे रही थी। दोनों माँ बेटी को पारिवारिक दायित्व का अनुभव कराने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, ताकि मम्मी जी रिद्धि की नादानियों को बढ़ावा ना दे। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। स्वयं को संभालकर मैंने दबे स्वर में कहा, बेटी, मैं किस प्रकार तुम्हें धन्यवाद दूं, समझ में नहीं आ रहा है। तुमने मेरे घर की खुशी के लिए स्वयं को बुरी साबित करने का प्रयास किया। कोई बात नहीं आंटी, रिद्धि के भैया तो सब जानते हैं। वो साथ ना देते तो ये सब कर पाना मुश्किल था। अगर बुराई लेने से किसी का उजड़ता घर बचता है तो ये बुराई बुरी नहीं है। मैं कृतज्ञ थी और धन्यवाद देकर अपने घर लौट आई। रिद्धि और विशाल एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों घरों में बस कुछ 2-3 गली का अंतर था। छोटे स्कूल से लेकर कॉलेज की पढ़ाई दोनों ने साथ की थी। दोनों साथ खेले